यार, वापस देश लौटते वक्त प्लेन में धमाका हो गया। मैंने अभी पैराशूट पहना ही था कि एक नाजुक सी लड़की दौड़ती आई और मेरा पैराशूट छीन लिया। मैं गुस्से में उससे झगड़ने वाला था कि वो अचानक मेरे ऊपर आ गई और उसके होंठ मेरे होंठों से लग गए। यार, 7 साल से गर्लफ्रेंड है मेरी। उसने एक बार भी हाथ नहीं थामा ठीक से। और ये लड़की मुझे जिंदा निगलने पर उतारू है। हाथ कहाँ रखूं मैं? अच्छा, तू अपनी शक्ल पर इतरा के कुछ भी करेगी क्या? मैं गुस्से में उसे धकेलने वाला था कि कुछ लंबे चौड़े आदमी आए और चारों तरफ नजरें घुमाने लगे। बोले, वो यहाँ नहीं है, पैराशूट नहीं है तो कूदेगा नहीं, जख्मी भी है, भीड़ में छुपा होगा, ढूंढते रहो। वो चले गए तो दूसरा गैंग आ गया। एक हाथ कपड़ों के अंदर लगा बंदूक है। तभी एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने देखा, बस एक जोड़ा है, जुदाई के डर में है, खतरनाक नहीं। लड़की का चेहरा पैराशूट से छुपा था, इससे उसकी पहचान नहीं हुई। वो बोले, ब्लैक ड्रैगन उसे पहले ढूंढ ले, उससे पहले हमें मिलनी चाहिए। मैं सोचने लगा, इस प्लेन के लोग बड़े अजीब हैं और ये लड़की अभी भी मेरा फायदा उठा रही है। मैंने हटाने के लिए हाथ उठाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के अपनी कमर पर रख दिया। तू कौन है, दूर रहे मुझसे। तभी उस गैंग के बड़े ने पीछे मुड़कर देखा। उसके बंदे ने भी नजर घुमाई, लेकिन वो मुझे नहीं, उस लड़की को देख रहे थे। बड़े ने जेब से पिस्तौल निकाली और दाग दी। लड़की ने कंबल फेंका उन पर और मुझे खींचकर प्लेन से कूद गई। पैराशूट खुला और हम हवा में झूलने लगे। वो चिल्लाए, वो भागा, गोली चलाओ। गोलियां चलती रहीं पर हम दूर निकल गए। बड़े ने गुस्से में कहा, पीछा करो। कुछ लोग पैराशूट पहनकर कूद गए। मुझे समझ नहीं आया मैं इस झमेले में कैसे फंस गया। ये लड़की कौन है जिसे दो दो गैंग मार रहे हैं? कुछ पूछता उससे पहले देखा, उसकी आंखें बंद हो रही हैं, कमर से हाथ छूट रहा है, बेहोश हो गई। अरे गिरेगी, मैंने उसे कसकर थाम लिया। तू डर के बेहोश हुई क्या? अरे सुन, तो पैराशूट में छेद हो गया था गोली से, वो टूट रहा था और लड़की बेहोश थी। मन में बस एक ही बात, यार भगवान, यहाँ नहीं मरना मुझे। इतनी बेकार मौत नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पैराशूट तेजी से नीचे जा रहा था। 25 साल में कभी इतना बदकिस्मत नहीं रहा। सोचने का वक्त ही नहीं मिला। धड़ाम से दोनों समुद्र में जा गिरे। पानी का बड़ा छींटा उड़ा। मेरे मुंह में पानी घुस गया। किसी तरह ऊपर आया हंसते हुए। शुक्र है तैरना आता है, वरना आज तो गए थे। थोड़ा संभला तो देखा, पानी में चारों तरफ खून फैल रहा था। ये इतना खून कहाँ से आया? वो लड़की कहीं दिख नहीं रही। यार, उन लोगों ने कहा था उसे चोट लगी है, कहीं ये खून उसी का तो नहीं? ये लड़की साफ किसी बड़े झमेले में है। उन लोगों का पता नहीं कब आ जाए। इसमें पड़ा तो मुसीबत तय है। पर छोड़ो तो, ये डूब के मर जाएगी। दोनों बातें दिमाग में लड़ती रहीं। आखिर मैंने आंखें बंद की और पानी में कूद गया। जल्दी से उसे ढूंढा, खींच कर किनारे लाया। चारों तरफ मछुआरों के जाल दिख रहे थे। कोई मछुआरों का गांव लग रहा था। एक घर सबसे नजदीक था। मैंने उसे वहीं लिटाया। रुक यहीं, अभी आता हूँ। दरवाजा खटखटाया। कोई है? मुझे मदद चाहिए। है कोई अंदर? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। एक प्यारी सी बुजुर्ग औरत। उन्होंने हैरानी से देखा। मैंने कहा, जी, प्लेन में हादसा हो गया, मेरे साथ वाली बुरी तरह जख्मी है, आपसे मदद चाहिए। वो किनारे पर पड़ी लड़की को देखकर अंदर चिल्लाई, सुनते हो, जल्दी आओ, किसी को बचाएं। मछुआरे बाहर आए, बिना कुछ बोले उसे उठाकर अंदर ले गए। बोले, साहब, लड़की को बंदूक की गोली लगी है। मैंने कहा, हाँ, प्लेन में डकैत चढ़ गए थे, सब लूट कर गोली चला दी। मछुआरे ने थप्पड़ मारा घुटने पर। अरे, जमाना खराब हो गया। मेरे पास पुरखों का नुस्खा है। चाहे जितना बड़ा जख्म हो, दवाई लगाओ, कल तक ठीक। सच में? पहली बार सुना था ऐसा। अम्मा हंसी। इनके घर में पीढ़ियों से मछुआरे हैं। एक बार मछली ने बाँ में काटा, मांस निकल गया, दवाई लगाई, बिल्कुल ठीक हो गए। वाकई? थोड़ा डर लगा सुनकर। अम्मा ने पानी का कटोरा दिया, पहले जख्म साफ करो, फिर दवाई लगेगी। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो मेरी कमर थामे, सिर मेरे सीने पर टिकाए आराम से सो रही थी। यार, बेहोश थी ना? अब होश आ गया क्या? बेहोश थी तो ये सब कैसे कर रही है? मुझे इस पर और गुस्सा आ गया। अम्मा बोली, तुम्हारी लड़की तुम्हें बहुत चाहती है, जख्मी है, फिर भी तुम्हें थामे हुए है। जवानी अच्छी होती है। हमारे ज़माने में तो हाथ पकड़ना भी शर्म की बात थी। मैंने सभ्य मुस्कान रखी। अंदर से इस बेशर्म लड़की पर खींच रहा था। अम्मा उसका चेहरा देखकर रुक गईं। लगा जैसे कुछ पहचाना। अम्मा जानती हैं इसे? कहीं कोई बड़ी मुजरिम तो नहीं जिसे पूरे देश ढूंढ रहा हो? अभी अभी दो गैंग पीछे थे इसके। अम्मा, ध्यान से सोचो, ये कहाँ दिखी थी? मेरी जान का सवाल है। अम्मा ने सिर हिलाया, याद नहीं। लेकिन लगता है शहर के लोग हो, इतनी सुंदर हो, लगती हो फिल्मी जोड़ी। अरे नहीं अम्मा, हम कहाँ के स्टार देख रही हो, कितने बुरे हाल हैं। बेटा, ये दवाई लगा दो, थोड़ी देर में खाना बनाती हूँ, बुलाने आऊंगी। बहुत शुक्रिया। अरे इसमें क्या, दोनों बाहर गए तो मैंने लड़की के माथे पर हल्की से चुटकी ली। वो कराई, भौहें सिकुड़ी। देखा तो छाती पर काले खून के निशान थे और ताज़ा खून भी बह रहा था। मन नहीं था पर उसकी शर्ट हटाई, बस इसलिए कि यहीं मर गई तो और बड़ा झंझट होगा। ऊपर का हिस्सा साफ किया, पानी काला हो गया। बाहर जाकर गर्म पानी लाया, नीचे का हिस्सा साफ करने लगा तो हाथ पैंट की तरफ गया और मैं रुक गया। छोड़ो, थोड़ा बहुत पोंछ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है।
वैसे ये पैंट इतनी टाइट है, उतारूं कैसे? सोच ही रहा था कि एक ठंडी आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? मैं चौंका। उसने मेरा कॉलर खींचा। मैं सीधे उसके जख्म पर गिर गया। सॉरी। लगा क्या? माफ़ करना जानबूझकर नहीं था। मैं उठा। तू गलत मत सोच, बस दवाई लगाने के लिए पूछना था। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई। पैंट का बटन नहीं खुलता था ना। मेरी रूह कांप गई उस मुस्कान से। तो ये मत सोच कि मुझे तुझमें दिलचस्पी है। मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके अलावा किसी में मेरी रुचि नहीं। जिसे पैंट भी नहीं उतारनी आती उसकी भी गर्लफ्रेंड है। दुनिया अजीब है। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। तुमसे कहा मैंने कब कि मैं और वो ऐसे वैसे हैं? हम दोनों बिल्कुल साफ रिश्ता रखते हैं। दिखता है प्लेन में जो किस किया था उसमें भी कोई तजुर्बा नहीं था। पहली बार था। दवाई उसकी तरफ फेंकी। खुद नहीं लगाएगी? तू खुद देखना चाहता था ना, अब मौका है। मेरी गर्लफ्रेंड तुझसे कहीं बेहतर है। मैं तुझे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। पहली बार किसी ने उसे ऐसा कहा था। वो थोड़ा मुस्कुराई। धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकी और मेरी आस्तीन खींची। कुछ कहने वाली थी कि बिस्तर से फिसलने लगी। मैंने बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके होंठ अचानक मेरे होंठों से लग गए। मैंने उसे झटका दिया। तू क्या है, कोई बदमाश औरत है क्या? वो हंसी। तुम खुद आए थे। मैं नीचे गिरने वाली थी तभी तुम आए। यार, ऐसी बेशर्म लड़की मैंने नहीं देखी। उसकी आंखों में शरारत थी। जितना गुस्सा करो उतना मजा आता था उसे। बोली, अगर नुकसान लगता है तो बदला ले लो। मैंने होंठ बीचे। फोन दे मुझे। किस लिए? मैं उसे देखकर अंदाजा लगाने लगा, भागी हुई कैदी है या कोई मोस्ट वांटेड। तभी दस्तक हुई। बेटा खाना तैयार है, लड़की को उठा लो। मन में बोला, ये मेरी लड़की नहीं है, पर मुंह से निकला, जी आया अम्मा, तकलीफ दी आपको। लड़की ने धीरे से कहा, दवाई अभी लगी नहीं। जैसे तीसरे को सुनाने के लिए बोला हो। मैंने घूर कर देखा। जैसे कहा हो, हाथ पैर सही हैं। खुद लगा। अम्मा बोली, बेटा इतनी देर में अभी तक दवाई नहीं लगाई, जल्दी करो, जख्म बढ़ जाएगा। डेटॉल से पहले साफ करना, फिर पाउडर डालना। जाती हूँ, दवाई लगा के खाना खाने आ जाना, कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की को घूरा। वो संतुष्ट मुस्कान से बैठी थी। आधी बोतल डेटॉल जख्म पर डाली। हल्की जलन हुई, बस एक हल्की सी आ निकली उसकी। दवाई डाली, पट्टी बांधी। फिर दोनों साथ बाहर निकले। खाने की मेज पे मछुआरे और अम्मा बैठे थे। हमें देखते ही बोले, बेटी ठीक हो, आओ बैठो, खाना तैयार है। मछुआरे बोले, घर का साधारण खाना है, बुरा मत मानना। मैंने शुक्रिया कहा। वो बेशर्म कभी थैंक यू नहीं कहती, इसलिए मैंने ही कह दिया। बैठ गया तो लड़की खड़ी रही, चारों तरफ देखा और बोली, ये जगह कहाँ है? उसकी आवाज़ में एक अजीब रुआब था। अम्मा ने जल्दी से बताया, बेटा ये मछुआरों का गांव है, साउथ सिटी के किनारे पर। साउथ सिटी सुना था? ईस्ट सिटी से कोई 10 घंटे दूर। फ़ोन दो मुझे। फ़ोन? यहाँ फ़ोन नहीं है। कस्बे में एक है, कल इन्हें लेकर जाऊंगा। 2 घंटे में पहुंच जाओगे। यहाँ और कोई नेटवर्क नहीं, ये गांव पुराने जमाने का है। बेटी खाती क्यों नहीं आओ, गर्म है। अम्मा ने मछली का टुकड़ा उसे देना चाहा। लड़की ने रोका नहीं। अम्मा का हाथ रुक गया। मैंने बात संभाली, इनका मतलब है खुद लेंगी, आप खाइए, मैं इन्हें देता हूँ। अम्मा की प्लेट में वो टुकड़ा रखा और लड़की को मछली की पूंछ दी। बहुत नखरे हैं तो ढूंढो अपना हिस्सा। मुझे थोड़ी खुशी मिली। लड़की समझ गई, जानबूझकर सबको अच्छा हिस्सा दिया और उसे पूछ। पर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि हल्की मुस्कान आई। बोली, घर पर तुम मेरी मछली के कांटे निकालते हो ना? मैं बस कांटे निकली मछली खाती हूँ। मैं दांत पीसता रहा। दो बुजुर्गों के सामने कुछ नहीं बोल सका। बस इतना कहा, बड़े हो गए हो, जिद छोड़ो, खाओ। तुम खिलाओगे नहीं? मेरी तरफ देखा। अम्मा ने, दोनों ने हाथ रोक लिए। ये सुनकर मुझे खून का घूंट पीना पड़ा। बोला, आप लोग खाइए, हम भी वैसे ही खाएंगे, कोई फर्क नहीं। अम्मा ने झेप कर बात संभाली। मैं सफाई देने वाला था कि लड़की पहले बोली, हम तो आमने सामने मुंह से खिलाते हैं एक दूसरे को। मछुआरे के मुंह से निवाला निकल गया। अम्मा घबरा गई, पीठ थपथपाई। मैंने आंख बचाकर धीरे से कहा, बस भी करो। वो मजे से बोली, तो या तो तुम खिलाओ या मैं खिलाऊं। मैंने उठाकर उसकी प्लेट उसके मुंह में ठूंस दी। कहा, घर पर तो कांटे वाली मछली खाने का शौक है ना, यहाँ भी खाओ। मैंने सारा गुस्सा उसकी थाली में भर दिया। बुजुर्गों की आंखें फटी रह गईं। इस जमाने में कोई कांटे खाता है? मैंने कहा, इनका पेट बड़ा मजबूत है, कटोरा भी पचा लें। और बड़े प्यार से एक और निवाला उसके मुंह में डाला। लड़की को गुस्सा नहीं आया, बस देखती रही। जैसे ही लगा मैं जीत गया, उसने वो खाना मेरे मुंह में डाल दिया। मैं अवाक रह गया। उसने ज़बरदस्ती निगलवाया। बुजुर्ग दोनों हैरान बैठे रहे, ये नई पीढ़ी है या क्या है। मैं कांटे के डर से अटका हुआ था, पर जब निकल गया तो कुछ नहीं हुआ। उसने कांटे पहले ही हटा दिए थे और एक तरफ रख दिए थे। मैंने हैरानी से उसे देखा। वो बोली, खुद खाओगे या मैं खिलाऊं? मैंने झट से चम्मच उठाई। खुद खाता हूँ। मैं उसकी तरफ देखे बिना खाने लगा। उसने चुपचाप मेरी थाली में मछली का अच्छा टुकड़ा डाला, कांटे निकाले, बोली, धीरे खाओ। मैं जल्दी से खत्म करके इस छोटी शैतान से दूर हो जाना चाहता था। खाना खत्म हुआ। अम्मा ने पुराना बक्सा खोला, कपड़े निकाले। बेटा नहाए धोए नहीं, ये मेरी शादी के कपड़े हैं, पहन लो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा,
अम्मा शादी की निशानी है, कैसे पहने? अम्मा ने कहा अब मैं ये पहन नहीं सकती, यादगार तो दिल में रहेगी। लड़की बोली ये कपड़े तुम पर नहीं जचेंगे। मैंने पलटकर कहा तुमसे मतलब? बोला हटो रास्ते से, नहाना है मुझे। मछुआरे बर्तन समेट रहे थे। तभी बूढ़े को याद आया, वो लड़की टीवी पर देखी थी। हाँ वही है, 1,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन फुचिंगुआन। हाँ बिल्कुल वही है। अम्मा ने हंसते हुए कहा तुम टीवी ज्यादा देखते हो, इतनी बड़ी कंपनी वाली यहाँ कैसे आएगी? बूढ़े ने कहा प्लेन में आई थी ना, टीवी में दिखाते हैं ऐसे लोगों को। दोनों की बातें एक खिड़की से बाहर तक आईं। नहाते वक्त मैं सोचने लगा फुचिंगवान, कहीं सुना है ये नाम? शैम्पू लेने हाथ बढ़ाया, कुछ हिलता महसूस हुआ। दिल एकदम से धड़का, ऊपर देखा तो डर के मारे मुंह से निकल गया, आवाज कांप रही थी। फुचिंगवान ने सुना और दौड़ कर आई। अम्मा बाबा कुछ समझ नहीं पाए थे, वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गई। बाल्टी एक तरफ पड़ी थी, मैं कोने खड़ा था, कपड़े ठीक नहीं थे, थोड़ा बुरा हाल था। उसने आकर कंधे पर कपड़ा डाला, आवाज़ शांत थी पर फिक्र थी। क्या हुआ? उसने बाथरूम में नजर घुमाई, कोई नहीं था। मैं तार की तरह तना हुआ था, उसके कंधे पकड़े, उंगलियां भिंची थीं। बहुत धीमे बोला कुछ है? वो नरमी से बोली क्या दिखा? मैं एकदम सीधा खड़ा था, थोड़ा पीछे हटा, आवाज़ भारी थी। कॉकरोच? वो एक पल चौंकी, फिर हल्की हंसी आई, नरमी से बोली कॉकरोच से डरते हो? यहाँ से चलते हैं। मैं तुरंत बोला हाँ अभी। कॉकरोच उड़ा और खिड़की पर बैठ गया। मेरा चेहरा पीला पड़ गया, घबराहट में पीछे हटने लगा। उसका कंधा कस के पकड़ा। फुचिंगुआन ने हल्की आ भरी, कहे जख्म पर खिंचाव लगा। घबराओ मत, घबराने से वो और आएगा। मैं एकदम जम गया, माथे पर पसीना था। धीरे से बोला यहाँ से ले चलो। उसने बाथरूम का जायजा लिया। अम्मा बाहर से पूछने लगी। उसने दरवाज़ा आड़ में रखा, आवाज़ दी सब ठीक है। थोड़ा डर गए बस। फिर मेरा हाथ थामा और जल्दी से बाहर निकाला, कमरे में ले जाकर बिठाया। उसने मेरी हालत देखी, अब भी शरीर हल्का कांप रहा था। दिमाग में वो उड़ने वाला भरा हुआ था। मैं बैठा भी नहीं था, खड़ा भी नहीं। हाथ बिस्तर पर टिकाए थे, पीठ अकड़ी थी। जबरदस्ती शांत होने की कोशिश कर रहा था। फुचिंगहुआन देखती रही, कुछ हलचल हुई दिल में। जो डरा हुआ है पर दिखाना नहीं चाहता, ये अजीब सा अच्छा लगा उसे। बोली आज रात तुम बिस्तर पर सो। वो जाने लगी, मैंने कहा रुको। मैं दीवार पर रेंगती चीज को घूरे जा रहा था। नजर हटाना मुमकिन नहीं था। इस कमरे में मकड़ी कीड़े सब थे। तो शायद मर्द नहीं है। मैंने सिर हिलाया। कहना चाहता था बचपन में कुछ नहीं डराता था, पर उड़ने वाले कॉकरोच ने एक बार डरा दिया था। तब से सब कीड़ों से डर लगता है। तुम पहले कपड़े पहन लो। उसकी बात सुनकर खुद को देखा, बस तौलिया था बदन पर। शर्म से अब मरने की इच्छा हुई। झटपट कपड़े पहने। सो अब। उसने दिया बुझाया और मेरे पास लेट गई। मैं समझा यहाँ सोएगी और कहाँ? दो अजनबी एक कमरे में, अगर किसी को पता चला तो तेरी इज्जत। उसने बात काटी। फिक्र मत करो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, वैसे भी जख्मी हूं, कुछ होगा नहीं। सोचा तो सही लगा और फिर भी सतर्क रहा। वो बोली कोई कॉकरोच आया तो मैं हटा दूंगी, तुम्हारी तरह नहीं डरती। ये बात जच गई। दिन भर की थकान थी, धीरे धीरे नींद आ गई। अगले दिन सुबह तेज हवा चल रही थी, कागज की खिड़की खड़खड़ा रही थी। हवा तेज थी या घर कमजोर, छत के कुछ कपड़े उड़ गए और गिरने लगे। एक बड़ा चमकदार प्लेन आ रहा था, जैसे जैसे करीब आया कपड़े और गिरते गए। आखिर आधी छत लगभग उड़ गई। घर का सामने हिल गया, खिड़की हिल गई। अम्मा बाबा जाल समेट रहे थे, डर के कोने में सिकुड़ गए। प्लेन रुकना चाह रहा था पर जगह कम थी, कई चक्कर लगाए और आखिर पास की रेत पर उतरा। आसपास के मछुआरे दौड़कर देखने आए, इस गांव में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं शोर से उठा, देखा तो फुचिंगुआन को बाहों में भींच रखा था। मैं झट से उठ बैठा। अच्छा हुआ, दोनों के कपड़े ठीक थे। फुचिंगुआन ने नाराजी से देखा। बोली रात भर इधर उधर पकड़ते रहे, नींद नहीं आई, क्या पकड़ लिया उसे? तभी याद आया, रात सपने में कुछ नरम नरम था, सोचा बिल्ली होगी। लेकिन वो तो ये थी, तो जगाया क्यों नहीं? मुझे डर था कि जगाऊं तो तुम होश में आ जाओ, फिर सिर्फ गले लगाने पर नहीं रुकते। ये औरत बोलती भी कितनी बेशर्मी से है। तभी बाहर शोर हुआ, फुचिंगुआन बोली मेरे लोग आ गए, चलो। अभी? मैंने मुंह भी नहीं धोया। वो बोली चलो मैं कहीं और ले चलती हूँ, या उस कमरे में जाएं जहाँ कॉकरोच था। कॉकरोच सुनते ही मैंने झट से मना कर दिया। मन नहीं था साथ जाने का, पर कोई चारा नहीं था। बाहर काफी लोग जमा थे। दूर एक शानदार प्राइवेट जेट खड़ा था, उस पर खास लोगो था। मैंने बचपन से बड़े बड़े प्लेन देखे थे, पर यह 10 अरब डॉलर का था, सबसे ऊपर। अंदर लिविंग रूम, ऑफिस, एंटरटेनमेंट, बेडरूम, सब कुछ था। एक औरत प्लेन से उतरी, देखने लगा रेहजादी है। वो मेरी तरफ चली। मैंने सोचा क्या ये मुझसे मिलने आई है, पर मुझे यहाँ जानता कौन है? मैं उलझन में था, अगर दिल की बात करे तो क्या कहूंगा, पहले से गर्लफ्रेंड है मेरी। मैं सोच ही रहा था कि वो मेरे पास से गुजरी और सीधे चिंगवान के पास गई। बोली मैडम माफ करें, देर हो गई। दोनों गैंग के अलावा एक और अनजान गुट था, उन्होंने प्लेन का पंख उड़ाया था। उनका निशाना एक मर था, पर काफी लोग मारे गए, अभी ज्यादा पता नहीं चला। उसने मेरी तरफ एक नजर डाली, सोचा ये कौन है जो मैडम के इतने पास खड़ा है।
हमारी मैडम मर्दों से दूर रहती हैं, पर इससे कोई नाराजगी नहीं दिखती। फुचिंगुआन ने कुछ सोचा, फिर बोली, इस घर की मरम्मत करवाओ। प्लेन उतारते वक्त छत उड़ गई। वो झुककर बोली, गलती हुई। फुचिंगुआन ने अम्मा से पूछा, बगीचा लगाना आता है? अम्मा हैरान थी, जवाब नहीं दे पाई। उसकी वाली ने थोड़ा सख्त होकर कहा, मैडम पूछ रही हैं। अम्मा बोली, हाँ। फुचिंगुआन ने कहा, तो एक बगीचा भी दिलवाओ। सबने मेरी तरफ देखा। मुझे समझ आया, कल मजाक में जो कहा था वो सच कर रही है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। रहने का हर्जाना भी दूंगी, पूरा नया घर, और मेडिकल के लिए 1 लाख का चेक। उसकी वाली लिखने लगी, फिर रुकी। बोली, मैडम यहाँ आसपास कोई बैंक नहीं है, चेक का क्या करेंगे, नकद दो। फुचिंगहुआ ने फैसला किया। एक बक्सा आया, अम्मा के सामने रखा गया। ये मैडम की तरफ से है। अम्मा ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर करारे नोटों की गड्डियां थीं। इतने पैसे देखकर अम्मा बेहोश हो गई। मछुआरे ने थामा, फिर खुद झांक कर देखा। वो भी लड़खड़ा गए। ऐसे पैसे उन्होंने जिंदगी में नहीं देखे थे। चलो मेरे साथ। फुचिंगुआन आगे बढ़ी। मैं पीछे हो लिया। लेन के अंदर 8 सोफे थे, जगह जगह स्क्रीन लगी थी। वो बोली, इन्हें नहाने ले जाओ। वो खुद अंदर चली गई। मेरे लिए दूसरा बाथरूम था। उसकी वाली बोली, आइए साहब। मैं पूछना चाहता था कि फु चिंगुआन है कौन, पर सोचा फायदा नहीं। प्लेन उतरा और बात खत्म। ये नहाने का सामान है, ये कपड़े, बाथरूम वो रहा। कपड़ों के साथ अंडरवेयर भी था। घिन आई। वो बोली, मैडम ने कल रात मैसेज में बताया था, साइज भी आपका ही है। मेरे कान लाल हो गए। कब भेजा मैसेज? रात 11 बजे। याद आया, तब मैं सो चुका था। उसने चुपके से मेरा फ़ोन लिया और मैसेज किया, और शायद बाकी चीज़ें देखी। शर्म और गुस्सा एक साथ उछला। धड़ाम से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। साहब, ज़रूरत हो तो दीवार पे बटन है। वो चली गई। नहाते नहाते मन में गालियां देता रहा। मेरा फ़ोन चुपके से इस्तेमाल किया, ये तो हद है। नहाकर निकला तो फुट चिंग खाने की मेज़ पर बैठी थी। नहाने के बाद एकदम बदली हुई लग रही थी। साफ कपड़े, अच्छी खुशबू। स्टेक काट रही थी, बड़े सलीके से। ये कोई आम अमीर नहीं है। बैठते ही उसने कहा, कल रात जान बचाई, शुक्रिया, 1 करोड़ दे रही हूँ। मेरे हाथ रुक गए। कितना बुरा लगा सुनकर। उसकी वाली ने तुरंत चेक बढ़ाया, साहब रख लीजिए। मैंने ठंडे से मना किया, नहीं चाहिए, कल जो हुआ वो बस हो गया। इसे सेवा का मेहनता ना समझ लो। ये सुनकर उसकी वाली हैरान, मतलब ये साहब कल रात मैडम के साथ थे? ये तो बड़ी खबर है। हमारी मैडम कभी किसी मर्द के पास नहीं फटकने देती। असिस्टेंट भी औरत रखती हैं। घर वाले रिश्ता लाए तो मुंह फेर लेती हैं। और ये मर्द इसके साथ रात बिताई। जादू है क्या इस पर? मैंने चेक चिंगुआन की तरफ फेंका और जेब से 1 रुपया निकाल कर उसकी तरफ उछाला। रात सेवा ठीक रही, ये इनाम रख लो। उसकी वाली ने चेक और रुपया दोनों हवा में लपक लिए, वरना मैडम के चेहरे पर लगते। चिंगुआन ने मुझे ऐसे देखा जैसे कुछ भांप रही हो। मैंने गला साफ किया, कल रात की बात किसी से मत करना। हमने कुछ नहीं किया, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं नहीं जानता तुम्हारे कितने यार हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। उसकी वाली को अब हैरानी से आगे का शब्द नहीं मिल रहा था। मैडम ने किसी ऐसे को पसंद किया जिसकी गर्लफ्रेंड है, और वो मैडम को घास भी नहीं डाल रहा। फोर्ब्स की लिस्ट में 6 साल से पहले नंबर, शक्ल भी, दिमाग भी, और ये साहब हैं कि परवाह ही नहीं। उसकी वाली मन में सोच रही थी, साहब आपकी नज़र थोड़ी और तेज होती, इस प्रेम की शान देखकर भी समझ जाते कि मैडम कौन है, फिर भी गर्लफ्रेंड को ऊपर रखे हो। तुम बड़े वफादार निकले। फुचिंगवान का लहजा अजीब था, पर उसकी वाली समझ गई। मैडम को चुभा, वाह ये तो दिलचस्प हो रहा है। पर मैडम, आप तो जो चाहें हासिल कर लेती हैं, गर्लफ्रेंड वाला भी क्या मुश्किल है? मैंने ठंडे से कहा, फुसाइबा, मैं वैसा नहीं हूँ। तुम्हें बेशम कहना गलत नहीं होगा। बेशम? इस मर्द ने मैडम को बेशम कहा। उसकी वाली की सांस रुकी। फुचिंगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, खाओ, पहले खाओ, फिर लड़ना। मुझे भूख नहीं थी, पर कल से उसने 3-4 बार जान खाई थी। एक नाश्ता तो बनता है। मैं बेझिझक खाने लगा। फुचिंगवान ने स्टेक का टुकड़ा काट कर मेरी प्लेट में रखा। चखो, अच्छा है। मैंने चाकू से वो टुकड़ा हटा दिया। किसे चाहिए तुम्हारी जूठन, मैं खुद ले लूंगा। उसकी वाली आंखें फाड़े देखती रहीं। ये साहब मैडम को एकदम हवा में उड़ा रहे हैं। पहले कभी कोई ऐसा नहीं था। नाश्ता खत्म हुआ। प्लेन ईस्ट सिटी के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। मैंने कहा, शुक्रिया फुसाइबा, अब दोबारा मिलना ना हो तो अच्छा। मैं उतरा, टैक्सी ली और चल दिया। वो चिंगुआन उसे जाते देखती रही, कुछ सोच रही थी। उसकी वाली ने धीरे से पूछा, मैडम घर चलें? उसे लगा मैडम उदास हैं। फु चिंगुआन बोली, ऑफिस चलो। उसकी वाली ने धीरे से पूछा, उनकी जानकारी निकाले? फु चिंगुआन की ठंडी नजर उस पर पड़ी, जैसे झिड़क रही हो। वो डर गई, माफी मांगने वाली थी। तभी फु चिंगुआन बोली, तुम मुझे समझने लगी हो। उसके होठों पर अजीब मुस्कान थी। उसकी वाली कांपी, खुश हो या डरे समझ नहीं आया। मैडम पहली बार किसी मर्द के लिए ऐसी थी। अपना बंगला छोड़कर ईस्ट सिटी के एयरपोर्ट तक आई, बस ताकि वो आराम से जा सके। उसकी वाली ने सिर झुकाया, जी मैडम, अभी पता करती हूँ। फु चिंगुआन खिड़की से बाहर देखती रही। मैं टैक्सी में बैठा, पता बताया, चिंगयान ग्रुप। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, लिंजियांग साउथ रोड वाला चिंगयान ग्रुप? हाँ, कोई बात है? ड्राइवर कुछ बोलने वाला था, रुक गया। लगता है ये साहब बहुत दिन बाद लौटे हैं, शायद नाम बदल गया।
पर बताऊं तो अजीब लगेगा। चुप रहा, गाड़ी चला दी। मैंने खिड़की से बाहर हवा ली। ईस्ट सिटी आ गया आखिर। हवा में पुरानी पहचानी खुशबू थी। मन खुश हो गया। फिर याद आया, माँ बाप को मैसेज नहीं किया। छोड़ो, सीधे जाकर चौंका देता हूँ। आज लू नियन नियन का जन्मदिन था। उसके लिए बड़े जतन से तैयार किया तोहफा प्लेन से कूदते वक्त गुम हो गया। थोड़ा खींच हुई और वो औरत याद आई। अगर वो नहीं होती तो मैं ये झंझट में नहीं पड़ता। फोन निकाला और एक केक शॉप को लगाया। क्या अभी तैयार केक मिलेगा? दूसरी तरफ से आवाज आई, यान साहब आप हैं? फ्रंट डेस्क का फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। पिछले 10-15 साल से यान परिवार के सारे मिठाई केक वहीं से जाते थे, इसलिए हर नंबर याद था। पर 3 साल से यह नंबर नहीं आया था। हाँ, वापस आ गया हूँ। सबसे बड़ा केक चाहिए, आज हो जाएगा। आप लू मैडम के लिए मंगवा रहे हैं? हर साल इस वक्त यान परिवार लू नियम नियम के लिए केक भेजता था। सब जानते थे, पर उसने बताया यान छोटे साहब पहले ही भिजवा चुके हैं। मुझे लगा यान ये भाई ने सोच लिया। सगे भाई नहीं, पर हमेशा मेरे लिए सोचता है। मैं मुस्कुराया, ठीक है तो जरूरत नहीं, शुक्रिया। खाली हाथ जाने में क्या बुराई, आखिर एक ही परिवार है। खिड़की से बाहर देखा, जितना करीब आ रहा था इलाका उतना शानदार हो रहा था। हमारा ग्रुप ईस्ट सिटी की बड़ी कंपनियों में से एक है। सोचते सोचते टैक्सी रुकी। उतरा तो नाम देखकर चौंका, चिंगशी ग्रुप। ये क्या है? इधर उधर देखा, जगह वही थी, सब कुछ वैसा ही था, पर नाम बदल गया था। दो कर्मचारी तेज कदमों से गुजरे। एक बोला, बॉस ने कहा था आज वो नहीं है, ये प्रोजेक्ट हमें ही संभालना है। दूसरा बोला, यान बॉस की वजह से 3 साल में कमाई काफी बढ़ी है। मैंने रोका, यान बॉस मतलब यान युआन डोंग है? हाँ हाँ, दोनों ने अजीब हंसी के साथ जाने दिया। समझ आया, कंपनी का नाम बदला है, अपना ही है। जो घबराहट थी वो गई। अंदर गया। फ्रंट डेस्क वाली तपाक से उठी, मुस्कुराते हुए पूछा, किससे मिलना है? मैंने कहा, मैं यान चेन हूँ, यान युआन डोंग का बेटा, इस ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जरा ऊपर बता दो, मैं आ गया हूँ। वो पहले सीधी खड़ी थी, अब मुस्कान गई, जगह तंजने ली। साहब शायद आप गलत जगह आए हैं। यहाँ यान सरनेम का एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यान युआन डोंग। और उनका बेटा यान ये बाई डायरेक्टर हैं। मेरे छोटे भाई ने झूठ बोला और पहले खोजबीन भी नहीं की। मैं उलझ गया, ये बाई डायरेक्टर कब से हो गया? 3 साल पहले दादाजी गए। वसीयत में साफ था कि चिंग्यान ग्रुप की 80% हिस्सेदारी और यान परिवार की 100 अरब से ज्यादा की दौलत मैं और पिताजी दोनों मिलकर चलाएंगे। जो पहले शर्त पूरी करे वो वारिस। उससे पहले हम दोनों ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। वसीयत में ये बाई का नाम था ही नहीं। मैंने शांति से कहा, तुम गलत फहमी में हो, यान ये बाई मेरा छोटा भाई है। वो मुस्कुराई। मैं 3 साल से यहाँ हूँ, कभी नहीं सुना कि डायरेक्टर का कोई बड़ा भाई है। मैंने कहा, यान युआन डोंग मेरे पिताजी हैं, सच है? उसका मुंह एक तरफ हुआ। रहने दीजिए साहब, उनका नाम जानने वाले बहुत हैं। आज वो नहीं है इसलिए आकर उनका बेटा बन रहे हो, धोखाधड़ी अच्छी बात नहीं। मुझे रोना हंसना एक साथ आया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भी माधुरी दीक्षित की बेटी हूँ। शक्ल अच्छी है तो कुछ और करो, ये रास्ता मत चुनो। लग रहा है बॉस का ऑफिस चुराने आए हो। अभी कोई बड़ा मेहमान आया है सोचा। निकला धोखेबाज। मैंने कहा, इंटरनल फोन लगाओ, मैं खुद बात करता हूँ, ये सबसे आसान तरीका है। उसने आंखें घुमाई और धमकी दी कि पुलिस बुला लेगी। मैंने पूछा, आज कोई खास बात है? वो बोली, आज हमारी भावी मालकिन लू डायरेक्टर का जन्मदिन है। सब बड़े ऊपर गार्डन में है, तुम यहाँ बेकार खड़े हो। मेरी बात बेकार थी, मैं चला गया। टैक्सी ली। मन में गुस्सा भी था, हंसी भी। फिर माँ बाप को फोन किया, कोई नहीं उठाया। छोटे भाई को किया, नहीं। नियन नियन को, नहीं। चारों में से कोई नहीं। ड्राइवर से पूछा, भाई चिंग्यान ग्रुप चिंशी कब से हो गया? उसने कहा, मैं 2 साल से हूँ, हमेशा चिंशी ही देखा। मैंने छोड़ दिया। ईस्ट सिटी फर्स्ट होटल पहुंचा। सबसे ऊपरी मंजिल पर गार्डन में जाने की कोशिश की। इनविटेशन नहीं था, 2 गार्ड अड़ गए। कुछ भी समझाओ, टस से मस नहीं। जाओ जाओ, हटो यहाँ से। मैंने कहा, मैं यान युआन डोंग का बेटा हूँ। वो बोले, और हाथ मत लगवाओ। तभी एक जानी पहचानी आवाज, अरे यान चेन। एक चेहरा सामने आया। मैंने देखा, शहाव भाई। 3 साल में और भी अच्छे लगने लगे। गार्ड झट से झुके, 10th मास्टर, नमस्ते। उसने उन्हें नजरअंदाज किया और मुझसे बोला, कब आए? मेरी पागल बहन ने बताया नहीं। कुछ दिन पहले घर वालों ने उसकी शादी की बात चलाई तो तेरा नाम लेकर बच गया। सबको हंसा दिया। शहाव भाई बस करो, बचपन से मजाक बनाते हो। वो हंसा। तू मेरी बहन को पकड़ के रखा, वो 3 साल तेरे पीछे रही, उसका रिकॉर्ड तूने तोड़ा। सबसे मुश्किल रहा तू। उसने मेरा कंधा थपथपाया। मैंने कहा, शिहाओ भाई ये गार्ड नहीं मान रहे, जरा पहचान दिला दो। उसने ठुड्डी पर उंगली रखी, इसमें मेरा फायदा? मैंने कहा, एक एहसान रहेगा, जब भी कहो चुका दूंगा। ठीक है। उसने गार्डों को इशारा किया, जाने दो। गार्डों ने रास्ता दिया। शुक्रिया कहा तो शहाओ बोला, पर यानचेन आज का वक्त सही नहीं है। मुझे समझ नहीं आया। उसने कहा, बड़ा तमाशा होने वाला है, पर मैं खुद देखना चाहता था, इसीलिए आया।
इतने में रोशनी कम हुई। एक स्पॉटलाइट स्टेज पर यान युआन डोंग खड़े थे मुस्कुराते हुए। बोले, आज एक खुशखबरी देनी है, मेरे बेटे की शादी के बारे में। सब शांत हो गए। मुझे अजीब लगा, तो क्या पापा मेरी और नियन नियन की बात कर रहे हैं, पहले बताया क्यों नहीं? तभी सुना, यान परिवार की बहू लू नियन नियन स्टेज पर आए। तालियां बजीं। 3 साल में नियन नियन थोड़ी दुबली हो गई थी, चेहरे पर वही नरम मुस्कान। दूर से देखा बहुत अच्छी लगी। फिर सुना, मेरा बेटा यान यी बाई भी आए। और यी बाई स्टेज पर आया। 3 साल में और बड़ा दिख रहा था। पर जो मैंने देखा, नियन नियन का हाथ ही बाई के हाथ में था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे गहरे में हो। ये झटका इतना तेज था, पैर लड़खड़ाए। मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा छोटा भाई एक साथ। शिहाओ ने संभाला, आगे और है। यान युआन डोंग की आवाज गूंजी। आज मैं ऐलान करता हूँ, यान परिवार और लू परिवार का मिलन हुआ। मेरा बेटा यान ई बाई और लू परिवार की वारिस लू नियन नियन की शादी अगले महीने की 28 तारीख को होगी। आज चिंयान ग्रुप और लू ग्रुप के मिलन की तीसरी सालगिरह है। नियन नियन का जन्मदिन भी है। और ये सगाई की रात भी। सगाई, ये शब्द सिर पर हथौड़े जैसा लगा। दिमाग झनझना गया। दर्द कुछ और ही था। 8 साल की मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे छोटे भाई से सगाई, ये कैसे हो सकता है? फिर सुना, एक दुखद बात भी कहनी है। मेरा बड़ा बेटा यान चेन कल जिस प्लेन में था वो हादसे में गया। आज से मेरा बस एक ही बेटा है, ई बाई। चूंकि यान चेन नहीं रहा, विरासत का हक नहीं बचा। कंपनी आगे ई बाई और नियन नियन संभालेंगे। पूरे हॉल में सन्नाटा। फिर धीरे धीरे दोनों को देखने लगे। यान युआन डोंग ने गिलास उठाया। सबने उठाया। मेरा दिल जैसे कट रहा था। मैं उस आदमी को देख रहा था, यही मेरे पिताजी हैं? नियन नियन ने गिलास मिलाया, उनका हाथ थामा और धीरे धीरे नीचे उतरी। ये भाई दूसरी तरफ से, पापा, एक बेटा कम हुआ पर नियन नियन है ही, कुछ मिलता कुछ जाता है। यान युआन डोंग ने कंधा थपथपाया। लिन ग्रुप और वानहुई ग्रुप वाले भी हैं, चलो मिलवाता हूँ। यू यिंग, तुम भी आओ, मैं अक्सर बाहर रहता हूँ, बच्चों का ध्यान रखना। सौतेली माँ जियांग यू यिंग मुस्कुराई। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन चारों को देखता रहा, लगा जैसे बाहर का आदमी हो। 3 साल में सब पलट गया। चारों ने अलग अलग लोगों से बातें की, फिर खाने की मेज पर आए। मेरी आवाज निकली, इतने खुश हो, क्या हुआ? चारों के चेहरे पल भर में बदल गए। ई बाई पहले समझा, आंखें फट। भाई, तुम वापस आ गए? क्यों नहीं आना था? मरने की तमन्ना थी तुम्हें? मेरा मतलब ये नहीं था। ई बाई ने सोचा भी नहीं था भाई जिंदा होगा। यान युआन डोम का चेहरा भी बदल गया। मैंने ठंडे से कहा तो बिना ढूंढे मुझे मरा घोषित कर दिया। जो हुआ उस पल को बयान नहीं कर सकता। मेरे अपने पिता ने मेरी मौत का ऐलान किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जियांग यू यिंग ने मुस्कुराते हुए बात संभाली। यान चेन जिंदा रहे तो घर को खौफ देते। रात भर हम सब परेशान रहे, नींद नहीं आई। मैंने देखा सब एकदम तरोताज़ा थे। मैंने कहा, लगता है मेरी विरासत मिलेगी, सोचकर खुश थे। यान युआन डोंग ने झिड़का, यान चेन अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? मैंने कहा, मुझे पता है, नियन नियन और यी बाई की बात अभी सब सामने है, ठीक से सोचने में वक्त लगेगा। पर मेहमानों के सामने घर की इज्जत रखो। तो मेरी इज्जत कौन रखेगा? नियन नियन की तरफ देखा, बस एक सच्ची बात सुनाओ, मैं छोड़ दूंगा। वो बोली, यान चेन, मुझसे गलती हुई। पर सच इसलिए नहीं बताया कि तुम ऐसे ही भड़क जाते। भड़कना? अपने सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया, चुपचाप बचाऊं? 8 साल में एक बार भी सच बोलते आज तक नहीं पहुंचते। एक तरफ मुझसे प्यार का नाटक, दूसरी तरफ मेरे भाई से रिश्ता। लू नियन नियन, यही तुम्हारा प्यार था? कहते कहते गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ आए। कल वो वीचैट पर प्यार का इजहार कर रही थी, और आज ये। जियांग यू यिंग ने शॉर्ट ठीक करते हुए कहा, नियन नियन और ये बाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जबरदस्ती से रिश्ते नहीं बनते। जाने दो, खुशी से आशीर्वाद दो। मैंने चिल्लाकर कहा, फर्क पड़ता है। मैं हूँ ये बाई है। मैं इस ग्रुप का असली वारिस हूँ। उसने ऐसा सुना, अभी तुम्हारे पिता ने बताया, ये बाई भी वारिस है। और सुनो, नियन नियन माँ बनने वाली है। ये बाई थोड़ा व्यस्त है, तुम आ गए हो तो थोड़ा हाथ बटाओ। ये सुनते ही जैसे बिजली गिरी। मुझे सोचा भी नहीं था इनके बच्चा भी होने वाला है। ये बाई मुस्कुराया, भाई कुछ महीनों में बच्चा आएगा, तुम बड़े चाचा बनोगे, खुश हो? उसकी आंखों में साफ चुनौती थी। ये मुझे तकलीफ देने के लिए ही बोल रहा है। फिर बोला, भाई तुम बचपन से विदेश में पढ़े हो, हमारे बच्चे का नाम रख दो। यान युआन डोंग ने भी हाँ कर दी। हाँ यान चेन, अगर मन दुखे तो नाम तुम्हारा रखा कैसा लगेगा? मैं ठंडी हंसी हंसा, ये एहसान है क्या मुझ पर? अगर ऐसा नहीं होता तो कभी पता नहीं चलता अपने लोग कितने गिर सकते हैं। मैंने कहा, नाम रखो यान जियानली, बड़ा होकर तुम सबसे दूर जाए। जियांग यू यिंग बिगड़ी, यान चेन, इतने साल तमीज सिखाई, सब बेकार गया। मैंने कहा, आंटी पहले खुद सीखो। फिर शराब का गिलास उठाया। शादी हो रही है, एक जाम तो बनता है। ही बाई ने सभ्य अंदाज रखा। खुश हूं भाई, तुम जिंदा लौटे। हमारी शादी में आशीर्वाद चाहिए। मैं मुस्कुराया, आशीर्वाद? बेऔलाद रहो। और फिर शराब उसके चेहरे पर फेंक दी।
लू नियन नियन चौकी। यानचेन भाई ये क्या था? ये भाई तुम्हारा भाई है। यान युआन डोंग को उम्मीद नहीं थी, पर मुझे कोई गलती नहीं लगी। दूसरा गिलास उठाया, लू नियन नियन के सामने रखा। ये जाम उन सभी रिश्तों के लिए जो अब कभी नहीं होंगे। जियांग यू यिंग रोकने दौड़ी, देर हो गई। लाल तरल ने नियन नियन का मेकअप बिगाड़ दिया। मैंने देखा पिताजी और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों किसी और की परवाह में है। सीना अंदर से टूटा। ये वो लोग हैं जिन्हें मैं जानता था। गिलास जमीन पर पटका। यान युआन डोंग को देखा, एक एक शब्द बोला। इस जिंदगी में जो रिश्ता था वो लौटेगा नहीं। आज से अपना अपना रास्ता। जख्मी भेड़िए की तरह वहां से निकला। बाहर कब से मूसलाधार बारिश थी। मैं भीगता हुआ चला गया, इस ठंडी दुनिया को महसूस करता हुआ। 8 साल की मूर्खता, अब जागने का वक्त है। बारिश बेरहमी से भिगो रही थी। मैं रोते रोते हंस पड़ा। लगा खुद का वजूद ही मजाक है। फिर रोया। तकलीफ इतनी गहरी थी कि निकलने का रास्ता नहीं था। गाड़ियां हॉर्न बजाने लगी। पागल है क्या? मरना है तो दूर जा, मेरी गाड़ी के सामने से हट। मैं और हंसने लगा, जितना गाली मिली उतना हंसा। तभी एक काली गाड़ी तेजी से मेरी तरफ आई। मैं उस गाड़ी को पहचानता था। रंग, नंबर, मॉडल यही नियन नियन की गाड़ी है। मैं वहीं खड़ा रहा। नियन नियन आई। शायद गलती का एहसास हुआ। माफी मांगने आई होगी। पता नहीं था माफ करूं या नहीं। 8 साल मेरी जिंदगी में उसकी यादें इस तरह घुली हैं कि निकालना मुमकिन नहीं। धड़ाम गाड़ी आकर लगी। दिमाग सुन। तो ये मुझे खत्म करना चाहती थी। मेरी हंसी अजीब हो गई। शरीर जोर से गिरा, होश गया। बारिश बेरहमी से बरसती रही। जमीन पर लाल फैलने लगा। मैडम किसी को टक्कर मार दी। एक घबराई आवाज। लू साहब की गाड़ी चलाने की आदत नहीं मुझे। बारिश में इंसान दिखा तब तक ब्रेक नहीं लगी। पिछली सीट पर बैठी ने पलके तक नहीं उठाई। ठंडी आवाज, किसी को भेजो। उसकी वाली ने शीशा पोंछा। मैडम ये तो यान साहब हैं। आपने यान साहब को मारा? इस एक बात पर पिछली सीट वाली ने सिर उठाया। हूँ। और दरवाजा खुल गया। फु चिंगवान तेज कदमों से उस तरफ गई। उसकी वाली समझे उससे पहले मैडम झुककर उसे उठाने लगी। मैडम ध्यान रखो, डॉक्टर को बुलाओ, घर चलो। फुचिंगुआ ने उसे देखा। इतनी बारिश में यान चेन यहाँ क्या कर रहा था? आती गाड़ी से भी नहीं हटा। सिर के पीछे खून बारिश के साथ मिलकर उसके कपड़ों को रंग रहा था। जल्दी करो। मैडम पहले से तेज चला रही हूँ। आखिरकार गाड़ी वेस्ट बैंक डिस्ट्रिक्ट में घुसी। ईस्ट सिटी का सबसे महंगा इलाका। फो चिंगुआन का घर। मैडम आ गई। उनके कदमों के साथ डॉक्टर, नर्स भी चले। हॉल में आए। हमेशा सफाई का ख्याल रखने वाली मैडम ने एक भीगे हुए मर्द को बिस्तर पर रखा। नौकर एक दूसरे को देखते रहे। मैडम जख्म साफ करने लेंगी, सब बाहर जाओ। सब गए। एक नौकर पानी का टब लाया। कमरा खाली होते ही उसने खुद मेरी भीगी शर्ट उतारी। गरम तौलिए से पोंछने लगी। अंदर आओ। आवाज सुनकर बाहर वाले अंदर आए। देखा तो फुचिंगुआन खुद मुझे पोंछ रही है। जल्दी जख्म बांधो। उसकी वाली मन में हैरान, मैडम खुद ये कर रही हैं? ये काम नर्स को देती हैं मुझे। मैडम इतना क्यों कर रही हैं? रुको मत जाओ। मैंने अचानक डॉक्टर का कपड़ा पकड़ा। दर्द में बड़बड़ाया। डॉक्टर झटका खाया। दवाई लगाने का हाथ भारी हो गया। दर्द से सांस खिंची। हटो। फुचिंगवान ने डॉक्टर को एक तरफ किया। हाथ भी नहीं आता ठीक से। उसने खुद दवाई लगाई। ये इतना क्यों कर रही है मेरे लिए? क्या हुआ? किसने तकलीफ दी अनचेन को? पता करो। उसकी वाली ने मन में सोचा, मैडम ने किसी मर्द की इतनी परवाह कभी नहीं की। घर के सारे नौकर चाकर औरतें बदलकर मर्द कर दो। फु चिंगवान ने कहा। चूंकि घर में हमेशा औरतें ही थीं, इसलिए उसे खुद करना पड़ा। साहब उठे। मैं आपकी देखभाल के लिए हूँ। ये कहाँ हूँ? वेस्ट बैंक डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सिटी का सबसे महंगा इलाका, मैडम का घर। यहाँ कैसे? उनके असिस्टेंट से टक्कर हो गई थी, याद है? सिर में दर्द उठा। गिरते वक्त लगी थी, गहरी नहीं, पट्टी हो गई। मैं सोचा, फिर याद आया। उठने लगा। नौकर ने रोका। मैडम का ख्याल नहीं रहा। मुझे याद नहीं कि कौन था, होश ही नहीं था। मैडम कहाँ है? नहाने गई हैं। बचाने में भीग गई थी। ये नाइट गाउन कैसे? भीगे थे, सर्दी ना हो इसलिए बदल दिया। किसने बदला? नौकर ने। और कोई नहीं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? धुलकर सुखाए गए लॉन्ड्री रूम में। अभी ले आती हूँ। वो झुककर चली गई। मैंने कमरे में नज़र घुमाई। सजावट बेहतरीन थी। नौकरों का अंदाज भी बड़े घर वाला। यहाँ की मालकिन कोई बड़ी हस्ती है। नियन नियन की गाड़ी नहीं थी, पर 8 साल मेरे अंदर जो उगा था उसे उखाड़ा गया। सांस तक कांप रही थी। कपड़े आगे साहब, थोड़े नम हैं, पहनेंगे? मैंने इशारा किया। जाओ, मैं खुद कर लूँगा। तौलिया हटाने लगा, तभी दरवाज़ा खुला। एक मीठी आवाज़, सुना उठ गए हो? एक पतली सी छाया अंदर आई। तुम यहाँ कैसे? उसने होठों पर हल्की मुस्कान रखी। ये मेरा क्या? मैं एक पल रुका। बाहर जाओ। वो हल्की हंसी। इतनी हिम्मत से निकालते हो? कुछ देखा भी नहीं तो हड़बड़ाहट कैसी? कुछ नहीं देखा मतलब? तुम्हारे माँ बाप ने दस्तक देना नहीं सिखाया? अपने कमरे में दस्तक कैसी? मैं और हैरान। ये तुम्हारा कमरा है? तुम्हारे कपड़े सूखे नहीं? सर्दी बढ़ाना हो तो ऐसे ही रहो, वरना बदल लो। कपड़े दिए तो और नाराज हुए। जमाना अजीब है। मैं थोड़ा संभला।
सर्दी लग रही है, चक्कर भी, तो तुमने बचाया। थोड़ा ख्याल आया, शायद लहजा ठीक नहीं था। शुक्रिया। अब देर हो रही है, चलता हूँ। कहाँ जाओगे इस वक्त? मुझे सब पता चल गया, क्या हुआ अच्छी तरह जानती हूँ। होटल में रहूँगा, इतनी रात को यहाँ से अकेले जाओगे, लोग कहेंगे मैंने निकाला, मेरा नाम खराब होगा। वन में आया, दो गैंग पीछे पड़े थे, नाम की क्या फिक्र, पर लगा वो ठीक करना चाहती है। तुमने जान बचाई, उसका हक अदा करना है। जब तक कहीं और ठिकाना ना हो, यहाँ रहो। फिर बोली, चिंता मत करो, दुबले पतले में कोई दिलचस्पी नहीं मुझे। दुबले पतले? मेरे को दुबले पतले बोला? सिर का दर्द थोड़ा कम लगा। आराम करो, खाना देखने जाती हूँ। मैंने नए कपड़े देखे, साइज और स्टाइल क्या खास मेरे लिए। फिर मैंने सिर झटका नहीं, इस घर में मर्द आते होंगे इसीलिए सब साइज रखती होगी। नहाने गया, आईने में देखा, चेहरा पीला। ऐसे मुझे कौन पसंद करेगा? नियन नियन का मन बदला तो कोई हैरानी नहीं। नियन नियन याद आई, सीने में तेज दर्द। 8 साल का रिश्ता अचानक खत्म, जिस छाती में छुरा घुपा हो। कुछ देर बाद चिंगुआन ने दस्तक दी। खाना तैयार है? यान चेन सोया तो नहीं? दरवाज़ा खोला, बाथरूम में रोशनी थी, भाप बाहर आ रही थी। वो जाने वाली थी, तभी अंदर से अलार्म बजा। चिंगुआन समझी कुछ गड़बड़ है, दरवाज़ा खींचा, अंदर से बंद। यान चेन, सुन रहे हो? दरवाज़ा खोलो। भाप में मैं ज़मीन पर था। फुचिंगवान ने उठाया। यान चेन, उठो, डॉक्टर डॉक्टर। मैडम बुलाया? पट्टी फिर से बांधनी होगी। जी जी। बेवकूफ़ आदमी, नहाते वक्त बेहोश हो गया। मैडम, जख्म में इन्फेक्शन से बुखार है, बुखार उतारना ज़रूरी है, कुछ भी करो। ठीक है। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली, घुटन हो रही थी। जागे? कोई तकलीफ है? मैंने हाँ में भी सिर हिलाया और ना में भी। नियम। मैंने धुंधले चेहरे को देखने की कोशिश की, उठने की कोशिश की। सिर अभी दर्द है? मैंने हाँ में हिलाया, फिर सामने धुंधली शक्ल देखकर रुका। क्या हुआ? बहुत तकलीफ है, डॉक्टर को बुला दूं? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? किसी से भी प्यार करती, मेरे भाई के साथ क्यों? बच्चा भी हो गया। फुचिंगुआन की भौहें सिकुड़ी, यानचेन ने उसे लू नियन नियन समझ लिया। बस एक लड़की की बात है, दुनिया में कमी नहीं। मेरी नियन नियन अलग थी। अभी तकलीफ है, डॉक्टर को भेजो। कोई फायदा नहीं, यहाँ यहाँ दर्द है। तुमने मुझसे प्यार करना क्यों छोड़ा? मैंने क्या गलती की बताओ, सब ठीक कर दूंगा। अगले पल मैंने फू चिंगुआन को कसकर पकड़ लिया। फू चिंगुआन के पूरे बदन में एक हलचल हुई, नजर धुंधला गई। यान चेन आखिरकार मेरा होगा, पर अभी नहीं। अभी ये जानता ही नहीं मैं कौन हूँ। अगले दिन सुबह उठा, कमरे में कोई नहीं था। धुंधले में याद आया, बाथरूम में बेहोश हुआ, उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। तभी एक नौकर ने देखा, साहब जाग गए, खाने के लिए नीचे चलिए। नहीं, मैडम कहाँ है? वो मुस्कुराई। मैडम सुबह ही इंटरव्यू देने गई हैं। इंटरव्यू? तभी टीवी पर एक बिजनेस शो में एक चेहरा दिखा। 6 साल से लगातार अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पर, सिंगल सीईओ। हाँ, यही है हमारी मैडम। इसीलिए नाम जाना पहचाना लग रहा था, ये चेंगुआंग ग्रुप की सीईओ है। मैंने दिमाग में कई अंदाजे लगाए थे, ये नहीं सोचा था हमारी मैडम बेहतरीन है, यान साहब के साथ जोड़ी अच्छी जमेगी। मैंने बात बदली। मेरा फ़ोन कहाँ है? बारिश में ख़राब हो गया था, मरम्मत के बाद उसी कमरे में रखा है। शुक्रिया। आई नो यू। मैं जानता हूँ अभी बोलूँगा तो यकीन नहीं करोगे। लू नियान नियान का अरसे से ई बाई के साथ चक्कर चल रहा था। एक तरफ मुझसे बात करती रही, दूसरी तरफ ई बाई के साथ संबंध बनाती रही। अब तो बच्चा भी होने वाला है। क्या ये लू नियान नियान इतनी हिम्मत कर सकती है? मुझे भी कल ही सच पता चला। कल उसका जन्मदिन था, लेकिन ये मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे छोटे भाई से सगाई कर लेगी। और सुनो, कल हमारे छिंग यान ग्रुप के मर्जर की तीसरी सालगिरह भी थी। क्या 3 साल हो गए मर्जर को? ये भी कल ही पता चला। बेवकूफ़ लग रहा हूं ना खुद को? यहाँ तक कि मेरी विरासत भी अब खतरे में है। ये भाई अब ग्रुप का चेयरमैन है और आंटी भी चेयरमैन बन गई। क्या मामला है? दादाजी की वसीयत में तो उनका कोई हिस्सा नहीं था। हाँ, उनकी चाल साफ दिखती है। पहले ग्रुप के अंदर घुसकर लोगों से जान पहचान बनाई, फिर इंतजार किया कि पापा विरासत मिलने के बाद हिस्सा बांटे। कहना होगा उनका दांव बहुत सोचा समझा था। ये तो हद हो गई। रुको, मैं यांग यांग अभी वापस आता हूँ और तुम्हारी तरफ से हिसाब चुकाता हूँ। अरे नहीं नहीं बड़े साहब, आप आए तो और गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया ताकि पूछ सकूं, आप करें क्या? और क्या, पहले विरासत वापस लो, बाकी बाद में। मैं रुका। तुम्हें पता है ना कि विरासत के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। जो पहले पूरी करेगा उसी को मिलेगी। कौन सी शर्तें? पहली, दोनों में से कोई एक छिंगयान ग्रुप के नए QV13 परफ्यूम की खुशबू को पहचाने। QV13 क्या है? वो परफ्यूम जो दादाजी ने जाने से पहले आखिरी बार बनाया था। अभी तक बनाया नहीं। 3 साल पहले पापा ने मुझे परफ्यूम सीखने के लिए विदेश भेजा था। पापा जैसा चालाक इंसान भला विरासत तुम्हें देने देगा? उन्होंने कहा था, चाहे कोई भी विरासत पाए, बाप बेटे का रिश्ता निभाते हुए आपस में बांटना होगा। मैंने धीरे से हाँ कहा। पहले मैं भी यही सोचता था,
लेकिन 3 साल बाद जब लौटा तो घर का नक्शा ही बदल चुका था। QV13 बना पाए तुम? नहीं, ये परफ्यूम बहुत पेचीदा है। मैं बचपन से खुशबुएं पहचानता आया हूँ, फिर भी इसके सामने हार मानता हूँ। बस एक दो तत्व ही पकड़ पाता हूँ। बनाने का तरीका भी बड़ा नाजुक है, थोड़ी सी चूक और खुशबू बिगड़ जाती है। अब क्या होगा? पहली शर्त ही इतनी मुश्किल है? 3 साल में भी नहीं बना पाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर न बना पाओ। दूसरी शर्त क्या थी? विरासत पाने वाले की जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए, घर परिवार बसा हो। क्या इतनी मुश्किल? दादाजी ने सीधे बोल दिया होता कि विरासत देनी ही नहीं। यांग यांग को लगा दादाजी बस परेशान कर रहे थे। लेकिन दादाजी तुम्हें इतना प्यार करते थे, इतनी कड़ी शर्तें क्यों? असल में वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं और खुशहाल रहूं। विरासत को उन्होंने एक प्रेरणा की तरह रखा। म्यू यांग यांग ने सिर मिलाया। हाँ, इसमें भी बात है। मुझे चिंता होने लगी। पापा की दूसरी शर्त तो पहले से पूरी है, उनके घर परिवार है। बस पहली शर्त बाकी है। अगर उन्होंने QV13 मुझसे पहले बना लिया तो छिंग यान ग्रुप और 100 अरब से ज़्यादा की दौलत सब उनकी हो जाएगी। अगर आंटी और ये बाई के हाथ लगी तो दादाजी की आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। तो क्या सोच रहे हो? मैं इन 3 सालों में ग्रुप पापा ही चलाते रहे। कोई नहीं जानता कि मैं और पापा दोनों ग्रुप के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। मुझे डर है कि सब उन्हें ही असली बॉस मान बैठे होंगे। आंटी ने शायद ग्रुप के अंदर अपने लोग भी बिठा दिए होंगे ताकि मैं वापस आऊं तो कुर्सी पर बैठने से पहले ही हटा दिया जाऊं। विरासत तो बेशक वापस लेनी होगी। जैसा तुमने कहा, छिंग यान ग्रुप दादाजी की जिंदगी भर की मेहनत है। किसी गैर के हाथ जाए तो दादाजी को चैन नहीं। बिल्कुल सही। जो मेरा है वो यूं ही कैसे छोड़ दूं? पहले सोचता था पापा को सब दे दूंगा, लेकिन अब सब बदल गया। वो पहले जैसे पापा नहीं रहे, या शायद वो कभी अच्छे इंसान थे ही, बस मुझे दिखा नहीं। इतने अरसे बाद घर लौटा हूँ, किसी को कमज़ोर नहीं दिखूंगा। यान साहब जा रहे हैं क्या? मैन साहब ने कहा है जब तक ठीक ना हो कहीं नहीं जाना। बस थोड़ी हवा लेने जा रहा हूँ। वैसे भी वो मेरी आज़ादी पर हुक्म चला सकती हैं क्या? अगर आप चले गए तो मैन साहब को क्या जवाब देंगे हम? पहले उन्हें फ़ोन करके बताता हूँ, वरना वो हमें डांटेंगी। आप उनकी बात इस तरह करते हैं जैसे वो बहुत खतरनाक हो। क्या सच में इतनी डरावनी है? नौकर ने हिचकिचाते हुए धीरे से सिर हिलाया। हेलो, कौन है? मैन साहब, मैं हूँ झेन झेन। तुम कैसे? लगता है मेरी छाप अच्छी पड़ी। देश लौट आई और बताया भी नहीं, एयरपोर्ट पे लेने भी नहीं आऊँ। बस एक काम करो, मुझसे दूर रहो जितना हो सके। जरूर हाओ भाई ने मेरे लौटने की खबर दे दी होगी, वरना इतनी जल्दी कहाँ पता चलता। फोन काटते ही एक स्पोर्ट्स कार सामने आकर रुकी। आज चेंग भाई, बहुत दिन बाद। आज चेंग, तुम थके हुए लग रहे हो। कुछ बुरा हुआ क्या? तुम्हें क्या मतलब? मैं दूसरी राह पर चल दिया, उसे नजरअंदाज किया। उसे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? शायद उसी फोन से पता चला। डिंग वही। इस लड़की ने स्कूल के दिनों से मुझे चिपकू की तरह चिपटा रखा है। कितनी भी कोशिश की, पीछा नहीं छूटा। 3 साल की चैन के बाद वापसी पर फिर वही सिरदर्द। ये लड़की एक तरफ मेरे पीछे पड़ी है, दूसरी तरफ दूसरे मर्दों को भी नहीं नकारती। ऐसी लड़की पर भरोसा कहाँ? चेंग भाई, कहाँ जा रहे हो? साथ चलो। काश ये मेरा होता। भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ दूँ? मैंने उसे गौर से देखा। वही पुराने इरादे, वही बेलगाम जबान, वही अजीब सा अंदाज। शीज़ियाओ जी, इतने साल हो गए, कोई और मिला नहीं क्या? या तुम्हारा जादू कम हो गया और कोई आता नहीं इसलिए मेरे पास आ गई? मैं कभी अकेली नहीं रही, बाकी मर्दों से उब गई, बस तुम ही मुझे बेचैन रखते हो। आचिंग, अब भी मन में लू नियान नियान है क्या? सुना है उसने धोखा दिया, वो भी तुम्हारे छोटे भाई के साथ। इससे तुम्हें क्या? मुझे बहुत मतलब है, तुम्हारी बात मेरी बात है। ऊपर बैठो, मैं बदला दिलाती हूँ। हटो रास्ते से। मैंने पहली बार सुना कि किसी को मेरा रास्ते में होना बुरा लगा। यान चेंग, जानते हो, इस सड़क पर मेरा होना इस सड़क की किस्मत है। शी जिनजेन, थोड़ी तो इज्जत करो खुद की। ये सवाल ही बेकार है। तुम्हारे पीछे पड़ी तब से इज्जत छोड़ी। चेंग भाई, तुम हमेशा से अलग रहे, जो कोई नहीं कहता वो तुम कह देते हो, यही तो अच्छा लगता है। मैंने एक टैक्सी रोकी। भाई छिंग यान विला चलना है यार, बढ़िया स्पोर्ट्स कार शो टैक्सी में क्यों? शी झेन झेन समझ नहीं पाई। कहाँ जी जान बैठ। पापा तो रहे दूर, शी झेन झेन को भी झेलना होगा। अच्छा, तुम्हारे टेस्ट क्या कहा? इस टूटी फूटी गाड़ी में बैठना मतलब जान जोखिम में डालना है, और तुम उस पर इल्ज़ाम लगाते हो। देखो, तुम उल्टी दिशा में जा रहे हो, सड़क का नियम भी नहीं पता, और कह रहे हो मैं जान जोखिम में डाल रही हूँ। आचीन, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी तुम्हें संभालना पड़ेगा। पागल। मैं उसे नज़रअंदाज करना चाहता था। भाई उसे पार कर लो। साहब, इस रास्ते की लिमिट 40 है, मैं 39 पर हूँ, और वैसे भी शी दीदी की गाड़ी से कौन आगे जाएगा, मरना है क्या? ठीक कहा। सच में ये बर्दाश्त नहीं होता। घर के रुतबे के दम पर ट्रैफिक के नियम धज्जियां उड़ा देती है। सड़क को अपना घर का आंगन समझ रखा है। बस में बैठे कुछ लड़के उसे देखकर बोले, वो लड़की कितनी खूबसूरत है। सच में शी दीदी है? मैगजीन से कहीं ज्यादा सुंदर। शायद तारीफ सुनकर शी झेन झेन ने अपनी उंगली उठाई और उन्हें एक इशारा किया। बस में बैठे लड़के चिल्लाने लगे। देखते ही देखते कई गाड़ियों से लोग बाहर निकल आए।
गाड़ियां छोड़ उसके पास जमा हो गए। थोड़ी देर में सड़क पर जाम लग गया। चारों तरफ से हॉर्न की आवाज़ें, भीड़ का शोर और शी झेम झेम की नखरेबाज अदाएं सब मिलकर एक अजीब तमाशा बन गया। मैं बीच भीड़ में फंसा, न आगे जा सका न पीछे। ये तमाशा देखकर गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुझे छिंग यान ग्रुप पहुंचना है, यहाँ वक्त बर्बाद करने का मन नहीं था। मैंने सख्त चेहरे के साथ भीड़ हटाई। शी झेन झेन, अभी हटो, मेरा काम मत रोको। लेकिन शी झेन झेन ने जरा भी परवाह नहीं की। ये वो इंसान है जिसे मैं बरसों चाहती हूँ, यान चेंग। आगे से सबका साथ बना रहे। ये सुनते ही भीड़ और ज्यादा फोन निकालकर हम दोनों की तस्वीरें खींचने लगी। मैंने उसका हाथ झटका, आवाज में ठंडक थी। हमारा कोई रिश्ता नहीं, आगे भी पचड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। वो एक कदम पीछे हुई। आचेंग भाई, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। लू नियान नियान और यान यी बाई ने जो किया, सिर्फ मैं ही हूँ जो सच में तुम्हारी परवाह करती हूँ। मुझे तुम्हारी परवाह की जरूरत नहीं। मुझे छिंग यान मिला जाना था, वसीयत लानी थी। यान युआन डोंग के झमेले में फंसने का वक्त नहीं था। तभी तेज रोशनी भीड़ को चीरते हुए आई और एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। आसपास का शोर अचानक थोड़ा थम गया। खिड़की नीचे हुई। बस दो शब्द, बैठ जाओ। आवाज सपाट थी, लेकिन इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मैंने बिना सोचे दरवाज़ा खोला और बैठ गया। दरवाज़ा बंद होते ही बाहर का शोर पूरी तरह कट गया। गाड़ी के अंदर सुकून था। हल्की ठंडी खुशबू ने मन की बेचैनी कुछ कम की। शीत झेम झेम दौड़कर खिड़की के पास आई। तुम कौन हो? आचेंग भाई को कहाँ ले जा रहे हो? मैं शे परिवार की बड़ी बेटी हूँ। किसी को भी मुझसे आचेंग को छीनने का हक नहीं। गाड़ी चल पड़ी। शी झेम झेम की आवाज़ें और भीड़ का शोर पीछे छूट गया। मैं सीट पर टिक गया, कंधों का तनाव ढीला पड़ा। माथे पर हाथ रखा, थोड़ा सुकून मिला। यिंग जी, मुझे छिंग यान मिला जाना है। दादाजी की वसीयत वही है। वसीयत मिलने पर ही मैं छिंग यान ग्रुप वापस लेने का दावा कर सकता हूँ और यान युआन डोंग की असलियत सबके सामने ला सकता हूँ। मैं साथ चलूंगा। विला की सुरक्षा, यान युआन डोंग का हालिया शेड्यूल, घर में कौन कौन है, सब कुछ श्याओ श्याओ से पता करा लिया है। तुमने मेरी जान बचाई थी। फूचिंग हुआन कभी किसी का एहसान नहीं थी। तुम्हारा मामला हो और मैं चुप बैठूं, ये नहीं होगा। तुम्हें जवाब चाहिए, मैं पीठ हूँ। जो तुम्हारा है वो वापस लेना है। चेन गुआंग ग्रुप तुम्हारे साथ है। इन कुछ दिनों में उसने मुझे कार हादसे से बचाया, शियान क्षेत्र में रहने दिया, चुपचाप सारी जानकारी जुटाई, कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। और जब मैं अपना समझता था, वो लौटने के पहले दिन ही मेरी मौत का ऐलान कर घर पर काबिज हो गए। एक गर्म लहर दिल में उठी। मैंने उस औरत को देखा जो इस शहर के सबसे ऊपर खड़ी है। सीधी आंखों से कहा, फू चिंग हुआन, शुक्रिया। सब ठीक होने के बाद मैं जरूर चुकाऊंगा। मुझे बदला नहीं चाहिए, बस जीतो। गाड़ी जल्दी ही छिंग यान विला पहुंच गई। ये वही घर जहां पला बढ़ा, लेकिन आज एक ठंडे पिंजरे जैसा लग रहा था। दरवाजे पर तैनात गार्ड ने मुझे देखते ही रंग बदल लिया। यान साहब, बुजुर्ग साहब का हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं अपने घर आने के लिए किसी से इजाजत नहीं मांगता। आवाज ठंडी थी, कदम नहीं रुके। गार्ड रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बस घबराकर फोन निकाल खबर देने लगा। हॉल में दाखिल होते ही यान युआन डोंग, जियांग यूयिंग, यान यीबाई और लू नियान नियान की हंसी खिलखिलाहट सुनाई दी। चारों सोफे पर बैठे ग्रुप के भविष्य और शादी की तैयारियां बात कर रहे थे। कदमों की आहट सुनकर सबने मुड़कर देखा। मुझे देखते ही उनके चेहरों की हंसी एकदम जम गई। यान चिंग, तुम यहाँ कैसे? बाहर के गार्ड मरे हुए हैं क्या? किसने घुसने दिया? निकालो इसे। यान ईबाई ने पीली पड़ती लू नियान नियान को थामा। उसकी आंखों में हड़बड़ाहट थी। भाई, तुम लौट आए, बहुत चिंता हो रही थी। चिंता? चिंता इस बात की कि मैं अभी तक जिंदा हूं और तुम्हारी जायदाद हड़पने, घर पर कब्जा जमाने और चैन से शादी करने के मंसूबे खराब हो रहे हैं। आचिंग, मुझसे गलती है, लेकिन हम दोनों में सच्चा प्यार है। तुम्हें बताया नहीं तो इसलिए कि तुम विदेश में परेशान ना हो। माफ कर देना, माफ। तुमने 8 साल के रिश्ते को धोखा दिया, मेरे भाई के साथ छुपकर संबंध बनाए, बच्चा भी होने वाला है, और ऊपर से मेरी मौत का ऐलान भी करवाया। तुम माफी के लायक हो। बकवास बंद करो। छिंगयान ग्रुप अब मेरा और ईबाई का है। तुमसे कोई लेना देना नहीं। दादाजी की वसीयत अब रद्द हो चुकी है। रद्द? शियाओ शियाओ ने फौरन एक दस्तावेज निकालकर आगे किया। यान युआन डोंग, तुमने चुपके से वसीयत में हेरफेर किया, ग्रुप की अरबों की संपत्ति हड़पी, बाहरी लोगों से मिलकर पुराने कर्मचारियों को दबाया। ये सारे सबूत चेन गुआंग ग्रुप के पास हैं। इसके अलावा दादाजी का छोड़ा हुआ QV13 परफ्यूम भी मैंने सफलतापूर्वक बना लिया है। घर परिवार की शर्त भी पूरी होती है। मैं विरासत के हर मापदंड पर खरा उतरता हूँ। मैंने वसीयत की असली प्रति और परफ्यूम का प्रमाण मेज पर पटका। यान युआन डोंग का चेहरा सफेद पड़ गया, सोफे पर ढह गए। जियांग यूयिंग का पूरा बदन कांप रहा था। वो पुरानी अकड़ गायब थी। ये बाई की नजरें चुरा रहा था, सीधे देख नहीं पा रहा था। लू नियान नियान पूरी तरह टूट गई, जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। फू चिंग हुआन ने शांत आवाज में कहा, पद का दुरुपयोग, व्यावसायिक धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज, पुलिस आ चुकी है। पुलिस हॉल में दाखिल हुई और गिरफ्तारी वारंट दिखाकर यान युआन डोंग,
जियांग यूयिंग और यान यी बाई को एक एक करके ले गई। लू नियान नियान को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में पूछताछ के लिए ले जाया गया। कानून और दुनिया की नज़रों में उसका हश्र तय था। बुरे लोगों का अंजाम बुरा ही होता है। उन्होंने इतनी चालें चली, मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन आखिर में खुद ही जेल पहुंच गए। मैं खाली हॉल में खड़ा रहा और एक लंबी सांस ली। 3 साल से मन पर जो बोझ था वो आज पूरी तरह उतर गया। फू चिंग हुआन मेरे पास आई और धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी नरम नजरें देखते ही मन को सुकून मिल गया। ढलती धूप खिड़की से उस पर पड़ रही थी, नजरें हटाना मुश्किल था। हादसे में अचानक मिलना, तूफान में जान देकर बचाना और अब यहाँ तक साथ देना, ये औरत कब दिल में उतर गई पता ही नहीं चला। फू चिंग हुआन, पहले तुमने मुझे संभाला, अब मेरी बारी है। चिंग यान ग्रुप को मैं बचाऊंगा, दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, और इस जिंदगी में सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारे साथ रहूं। उसकी आंखों में एक मुलायम मुस्कान आई। वो पंजों पर उठी और धीरे से मेरे होठों को छू गई। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गलत फहमी नहीं, बस दिल की खुशी और पूरा यकीन। बाद में मैंने छिंग यान ग्रुप की विधिवत विरासत संभाली, कारोबार दोबारा खड़ा किया, पुराने कर्मचारियों को वापस बुलाया, और ये पूरा सफ़र इस शहर के कारोबारी जगत में एक मिसाल बन गया। मेरी और फू चिंग हुआन की शादी ने पूरे शहर में धूम मचा दी। घर में खुशियां थीं, सुकून था, वो इंसान नहीं रहा जिसे परिवार और प्यार दोनों ने धोखा दिया था। फू चिंग हुआन वही दबंग और तेज तर्रार बड़ी मेमसाब रही, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नरम थी। शी जेन जेन ने जब देखा कि मेरा दिल लग चुका है और मैं खुश हूं, तो उसने भी हार मान ली और पीछा छोड़ दिया। और जिन्होंने गलत किया, यान युआन डोंग, जियांग यूयिंग, यान ई बाई, अपने लालच और धोखे की सजा भुगतते हुए जेल में जिंदगी गुजारते रहे। लू नियान नियान की इज्जत मिट्टी में मिल गई, कोई सहारा नहीं रहा। जिंदगी के पायदान पर किसी तरह गुजारा करती रही, वो पुराना रुतबा कहीं नहीं था। धूप मेरे और फू चिंग हुआन के साथ बैठे साय पर पड़ रही थी। अब समझ आया, वो हादसा एक मुसीबत भी था और एक नेमत भी। उसने मुझे झूठे लोगों से दूर किया और एक ऐसे इंसान से मिलाया जो सच में कीमती था। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, और मेरी और फू चिंग हुआन की जुड़ी हुई जिंदगी ही इस कहानी का सबसे खूबसूरत अंजाम था।